हेलो विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आपको पता है कि हम लोग कक्षा 10वीं की गणित सत्र 2023-24 के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, बहुपद, पॉलिनोमियल्स 2 चैप्टर कर चुके हैं। तीसरे चैप्टर में हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के जो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का प्रतिस्थापन विधि से हल। और अपनी एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.3 के सहारे से हम इस चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मौखिक कुछ चीज़ें बता दूं, फिर हम लोग अपनी प्रश्नावली को आरंभ करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ों की चर्चा की थी कि यदि कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 के हो और दूसरा a2x b2y और प्लस c2 इक्वल 0 के हो, तो हमने 3 कंडीशन की चर्चा की थी। यदि a1 बटा a2 इक्वल हो b1 बटे b2 इक्वल नॉट इक्वल हो a1 बटे a2 नॉट इक्वल हो b1 बटे b2 के, तो हमने देखा था कि इसका एक अद्वितीय हल होगा और अगर हम इन्हें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी, अगर a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2 के, तो इस तरह के जो समीकरण होंगे उनके अनेक हल होंगे और ये दोनों जो समीकरण होंगे इनको अगर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो ये कहीं रेखा का निर्माण करेंगी। तीसरी कंडीशन हमने देखी थी कि a1 बटा a2 इक्वल हो b1 बटे b2 नॉट इक्वल हो c1 बटे c2 को, ये वाली कंडीशन। तो इस वाली कंडीशन में हमने देखा था कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा और इस समीकरणों को यदि ग्राफ पेपर पर आप प्लॉट करोगे तो ये ऐसी रेखाएं बनाएंगी जो 2 समांतर होंगी, यानी जो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। आज जो है हम इसी को दूसरे टर्म में ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ जो प्रश्नावली 3.3 को जो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, उसके लिए नाम से ही आप समझ सकते हो कि हमें प्रतिस्थापन यानी एक वस्तु को उठाकर कहीं दूसरी जगह पर रखना है। सीधी सी बात, यदि मान लो कोई समीकरण 1 ये है और ये समीकरण 2 है, तो आपको करना क्या है, समीकरण या 1-2 को किसी को भी आप उठाओ और x की वैल्यू निकालो या अब y की वैल्यू निकालो। तो अगर समीकरण 1 को आप उठाए हो, x या y की वैल्यू इस तरह से आप बराबर करके निकालते हो, x की वैल्यू या y की वैल्यू आप निकालते हो, तो उसे समीकरण 1 से अगर निकालते हो तो इसे 2 में रखना है। यदि आप 2 से निकालते हो तो उसे 1 में रखनी है। अब यदि पहली कंडीशन ये हुई, यदि x का कोई अचर मान मिलता है या y का कोई अचर मान b मिलता है, तो आप देखोगे ये वाली कंडीशन यहाँ लागू होगी, a1 बटा a2 नॉट इक्वल होगा b1 बटे b2 के। लेकिन यदि हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाते समय x और y दोनों के मान खत्म हो जाते हैं, यानी x का मान या y का मान हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कोई 2 अचर मान ऐसे बराबर रूप में मिलते हैं, तो ये वाली कंडीशन दूसरी वाली लागू होगी, यानी इसके अनेक हल होंगे। इसके अनेक क्या होंगे, हल होंगे। तो यहाँ पर उस समीकरण के अनेक हल होंगे, तो हम वहाँ लगाएंगे नहीं, सीधे नीचे लिखेंगे, वहाँ पर वे अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन, यदि आपको कोई ऐसी मिल जाती है, यानी a नॉट इक्वल हो b के, ऐसे कोई, यानी मान लो 0 नॉट इक्वल हो 2 के, ऐसे कोई असमान असत्य मान मिल जाते हैं, तो वो दोनों समीकरण इस वाली कंडीशन को फॉलो करती हैं, यानी उसका कोई हल नहीं होगा, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया। अब है प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों के साथ हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग प्रश्नावली 3.3 का पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 की, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4 की। ये अपने 2 समीकरण 1 और ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है कि आप दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को उठाएंगे, यानी यदि मैं x प्लस वाई बराबर 14 लेता हूँ तो इन दोनों में से किसी एक को उधर में प्रस्थापित कर सकता हूँ, मतलब इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ।
तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई के, यहाँ प्लस था तो ये माइनस वाई के, यानी हमने x के टर्म में ये मान निकाल लिया जैसे मैंने अभी अभी समझाया। अब हमने समीकरण 1 से निकाला था ये मान, तो हम इसे उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। तो यानी कहने का मतलब है x का जो मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 अपना है x माइनस वाई बराबर 4 के। तो आप देख सकते हो x के स्थान पर मुझे क्या रखना है, 14 माइनस वाई के। तो यहाँ पर x के स्थान पर मैं 14 माइनस वाई और पहले से y है, ये हो गया 4 के। तो ये आप देख सकते हो 14 को उस तरफ ले जाऊं और दूसरी चीज़ ये y ऋण के साथ है तो हो जाएगा 2y के माइनस में, और ये 4 माइनस के 14, तो ये हो जाएगा माइनस के 2y और ये हो जाएगा माइनस के 10। अब यहाँ देखते हो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो कैंसिल किया जा सकता है। तो y का जो मान होगा 10/2 हो सकता है, यानी y बराबर आ गया आपका मान 5, यानी हमें एक मान फाइंड कर लिया हमने। अब y के मान हमें 5 मिल गए, तो इस y के जो मान है उसको हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में एक में प्रतिस्थापित कर रख सकते हैं, यानी रखने के बाद हमें दूसरा जो है x वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका यह है x प्लस वाई इक्वल 14 के है और मैं यहाँ पर y का मान 5 रख दूँ तो ये हो जाएगा 14। आप देखोगे कि x बराबर इधर हो गया 14 और माइनस के 5, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 9। तो जो हमारा आंसर आया वो आया x बराबर 9 के और y बराबर 5 के। अब हम इन उत्तरों को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे उत्तर सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पर आप x की जगह 9 रखो और y की जगह 5, तो 9 5 कितना हो रहा है, 14 के इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ देखो x की जगह 9 रखो, यहाँ 5 रखो, तो 9 में से 5 जगह बचेगा 4, ये भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ये मान है, जो x और y की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है इस समीकरण के लिए। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया प्रश्नावली 3.3 के। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है। तो पहला ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। कम से कम मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे दूं, इतने क्वेश्चन लगा दूं ताकि आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत ना हो। कि ये जो पहले का दूसरा क्वेश्चन है वो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। यहाँ दिया s माइनस टी इक्वल 3 के, एक समीकरण हो गया। दूसरा है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6 के, ये हो गया समीकरण 2। आप यहाँ पर चाहो इस समीकरण को थोड़ी सिंप्लीफाई कर लो तो लगाओ, या आपको इच्छा करे तो ऐसे ही इसे लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए फिर समीकरण 1 को यदि मैं उठाता हूँ तो आपका समीकरण 1 से यानी 1 से क्या, s माइनस टी इक्वल 3 है, तो मैं s बराबर 3 प्लस टी प्राप्त कर सकता हूँ। तो अब इस s के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर प्रतिस्थापित कराएंगे तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल 6 के। अब आप देख सकते हो कि s के जगह पर 3 प्लस टी रखना, यहाँ पर आप रख सकते हो 3 प्लस टी बाई 3 के प्लस टी बाई 2 के इक्वल 6। यहाँ पर आप थोड़ी सी 3 और 2 के एलसीएम लें तो आएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 2, तो 2 का गुणा जब होगा तो यहाँ पर बाहर 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ और यहाँ दोनों जगह गुणा करेगा, तो हो जाएगा 6 के और ये हो जाएगा आपके 2t के। यहाँ पर 2 3 6, तो 3 का गुणा होता है 3t के इक्वल कितना 6। अब आप ध्यान देना कि यहाँ ये बटे में है तो इधर जाएगा गुणा करेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी 5t इक्वल 6 के 36, 6 गुणे 6 36, तो 5t इक्वल 36 और यहाँ -6 ये वाला मैंने इधर ले गया, तो ये 5t इक्वल हो गया आपका 30 के।
तो आप देख सकते हो कि 5t जो है किसके बराबर आ गया, आपके 30 के। तो अब t इक्वल क्या कर सकते हैं, 30/5 यानी आ जाएगा आपके 5 6 30, यानी जो t की वैल्यू आई वो आ गई आपकी 6। हमने t की वैल्यू 6 से फाइंड कर ली। अब इस t के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी में उठाकर रखेंगे तो हमें s का मान मिल जाएगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है s माइनस टी इक्वल 3 के है, तो मैं t की जगह यहाँ 6 रख दूँ, तो s माइनस 6 इक्वल 3 के, तो s बराबर 3 प्लस 6 के, तो s बराबर आ गया कितना 9, और t बराबर हमारा कितना आया था 6। तो ये s और t जो है समीकरण के हल होंगे, जो ये मान आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस उत्तर को वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ रखो, s की जगह कितना रखना आपको 9 और t की जगह 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3। यहाँ पर यदि आप यहाँ s की जगह पर आप 9 रखते हो तो 3 3 9 3 मिल जाएगा, और यहाँ 6 रख तो 2 3 6, तो 3 मिल जाएगा, 3 प्लस 3 कितना आएगा 6 के। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हमने इस तरह से प्रश्नावली 3.3 के पहले के दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में बहुत कुछ करना नहीं होता है, बहुत आसानी से आप x और y के मान फाइंड कर सकते हो प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले का तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। तो पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है 3x माइनस वाई इक्वल 3 के, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y माइनस 3y इक्वल के 9, ये हो गया समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 और 2 आप देख सकते हो, यह अपने सामने है। इनमें से किसी एक समीकरण को आप उठाओ। मैं अभी बार बार समीकरण 1 को उठा रहा था, लेकिन इस बार मैं समीकरण 2 को उठा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 9x माइनस 3y इक्वल 9 के, आप इसमें किसी को उधर ट्रांसफर करो, ये 9x इक्वल 9 प्लस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3y अपान में 9, यानी बटा 9 की। अब मैंने समीकरण 2 उठाया था। कौन सा समीकरण लिया था हमने, समीकरण 2, समीकरण 2 से। अब हम समीकरण 2 लिए हैं, तो ये x का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 1 अपना है 3x माइनस वाई इक्वल 3 के। तो यहाँ पर हम x के जगह पे ये 9 प्लस 3y बाई 9 रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 3y बाई 9 और प्लस ये माइनस के y है और बराबर 3 के। तो यहाँ देख सकते हैं 3 3 ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 3y बाई 3 माइनस y इक्वल 3 के। यहाँ पर अब हर बराबर करना है, तो 9 प्लस 3y और यहाँ हो जाएगा माइनस 3y बाई 3, और ये हो गया आपका 3 के। यहाँ पर बट्टे में है तो यहाँ जाकर गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9 के। यहाँ दोनों सेम है तो आप देख सकते हैं 9 इक्वल 9 के, यानी हमने बताया था दूसरी कंडीशन, यदि दोनों अचर मान बराबर आ जाते हैं तो उस समीकरण के अनेक हल होंगे। तो हमें अब आगे करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोनों अचर मान आपके बराबर आ गए, नहीं x और y की कोई वैल्यू हमें मिल नहीं रही है, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस तरह से यदि आपके दोनों अचर मान बराबर मिल जाते हैं तो आगे कुछ नहीं करना, आप सीधे लिख सकते हो इस प्रकार के समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यानी वही कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 को ये दर्शा रहा है। आप देखना चाहो देख सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 त्रिकोण 1/3, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर भी 3 एकम 3 3 त्रिकोण। तो देख सकते हो तीनों चीज़ें बराबर, यानी a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 इक्वल आ रहा है c1/c2 के। तो यदि ऐसे x और y के मान फाइंड न हो पाए, यानी अचर मान बराबर आ जाएं, तो उस तरह के समीकरणों के अनेक हल होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के पहले के तीसरे क्वेश्चन को भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया।
अब मैं प्रश्नावली सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है इसमें जितने एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करें, और अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो हम अब चलते हैं प्रश्नावली 3.3 के पहले के चौथे क्वेश्चन की ओर। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पर दूसरा वाला 0.4x और प्लस के 0.5y आपका यहाँ हो गया 2.3। ये हो गया समीकरण 2। आपको कुछ नहीं करना, ये समीकरण दिए हुए हैं, आप चाहो तो एक या दो मानो या यहाँ से एक दो मान लो। आप देखो ध्यान दो, यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी। जब बराबर स्थान पर दशमलव लगाए हुए हों तो हम दशमलव को हटा करके भी उसे सॉल्व करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 13 के समीकरण 1 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से 4x प्लस 5y 23 के समीकरण 2 भी कर सकते हैं। केवल हमें उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपकी देखते हैं क्या सोच है या क्या आप इसके विषय में जानते हो, दशमलव प्रक्रियाओं के विषय में कि नहीं जानते हो। तो ये ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर हम किसी भी समीकरण को, मान लो समीकरण 1 को हम लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है अपना 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो यहाँ पर 2x इक्वल हो सकता है आपके 2x इक्वल 30 माइनस 3y के। तो x इक्वल हो सकता है 13 माइनस 3y अपान क्या हो सकता है 2 के। अब x का जो ये वैल्यू है, हमने समीकरण 1 उठाया था तो इसके मान को उठा करके हम किस में लिखेंगे, समीकरण 2 में। तो ये वाला समीकरण 2 है अपना। तो समीकरण 2 है अपना 4x प्लस 5y इक्वल 23 के। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू उठाकर रख देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y और बटे 2 और प्लस के ये 5y है ही यहाँ पर, x के जगह पर मैंने ये वैल्यू रखा, 4 बगल में था है। ये हो गया आपका 23। यहाँ से 2 दूनी 4 हो सकता है, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये 2 तिहाई 6y और यहाँ पर हो जाएगा 5y और यहाँ हो जाएगा 23। तो अब 6y में से ये 5y घटेगा तो बचेगा माइनस y के और यहाँ 23 माइनस 26 कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस y बराबर माइनस 3 के, ऋण से ऋण आप कैंसिल कर दो तो y का जो मान आया आपका 3। अब इस y के मान को अब समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लीजिए अपना समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 13 है। अब मैं y की जगह पर क्या रख सकता हूँ, 3। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल 13। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2x 3 3 के 9, उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 13 माइनस 9 के। तो आपका जो 2x बराबर आ जाएगा तो 9 आपका होता है 4, 9 4 13 होता है, तो यहाँ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी सामने वो आएगी आपकी x बराबर 4/2। यह आ जाएगा x बराबर कितना 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमने 3 फाइंड की है। अब यहाँ पर आप रख के देख सकते हो कि यहाँ पर अगर x की जगह 2 रखोगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 3 के 9, 9 4 कितना 13। ठीक, यहाँ रखो 2 चौके 8 और 3 5 15, तो 15 8 कितना 23। यानी हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस तरह से 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के प्रश्नावली 3.3 के पहले के चौथे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाऊंगा। कुल इसमें 6 क्वेश्चन है पहले में, तो मैं 5 क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। जो छठा क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसे करिएगा। तो जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कौन सा, 5वां, मैं उसे भी करके दिखा देता हूँ। थोड़ी कड़ी में लिखी हुई है तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है कड़ी वाले में। ये 2x रूट के 2x प्लस के रूट के 3y इक्वल 0 के समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है रूट के 3x और माइनस में रूट के 8y इक्वल इधर हो गया 0। ये हो गया अपना समीकरण 2 के। अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक समीकरण को लेकर के फिर वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखें समीकरण 1 को उठाते हैं, अगर समीकरण
1 से। तो यदि समीकरण 1 उठाते हो तो रूट के 2x रूट में 3y इक्वल 0 के, तो यहाँ पर आप रूट में 2x और इधर करोगे तो रूट का 3y माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा रूट में 3y अपान में रूट में 2। अब इस मान को उठा करके आप समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 अपना है रूट का 3x माइनस रूट के 8y और यहाँ आपका 0। तो यहाँ पर हमें x के स्थान पर इतना रखना है। तो यहाँ हो गया रूट के 3 और यहाँ रख देंगे माइनस में रूट में 3y अपान रूट का 2 और यहाँ रूट में 8y इक्वल 0 के। तो आप देखोगे ये जब रूट अंदर गुणा करेगा तो हो जाएगा माइनस के 3y अपान में रूट में 2 इंटू रूट में 8y इक्वल 0 के। तो यहाँ रूट का गुणा करा दें तो आपका हो जाएगा माइनस के 3y और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, रूट के 2 रूट के 8 दूनी 16 और अपान में रूट में 2 इक्वल 0 के। तो रूट में जो 2 है इधर आएगा 0 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 0, पूरा का पूरा ये रूट जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 3y और यहाँ पर आप देखोगे 4 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब ये 4y के बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 के। अब ये हो जाएगा 7y इक्वल 0 के। तो y बराबर 0y माइनस 7 यानी y का जो मान आया वो कितने के आ गया 0 के। y का मान कितना आया 0 के। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी आप रखोगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में अगर रखते हैं आप, यहाँ पर देखें अगर समीकरण 1 में रखते हैं आप तो ये हो जाएगा रूट के 2x, यहाँ पर रूट के 3 और y की जगह रख देना है 0 और बराबर 0 के। ये हो जाएगा रूट के 2x, अब यहाँ पर हो जाएगा पूरा का पूरा 0 ये बराबर 0 के। तो x बराबर 0 बाई रूट के 2, तो x बराबर कितना 0 और y का मान कितना आया 0। अब यहाँ रख कर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा तो बराबर 0 के, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये भी बराबर 0 के। तो इस तरह से प्रश्नावली 3.3 के हम लोगों ने पहले के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और जो छठा है वो मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.3 के जो है दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और हमसे क्या पूछा गया है। तो मैं आपको दूसरा प्रश्न पढ़ कर सुनाता हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 के दो समीकरण दे रखे हैं। यहाँ पर आपके दो समीकरण दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं? ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली का कर रहे हैं 2-3 का, प्रश्नावली 3.3 का। यहाँ पर 2x प्लस 3y 11 एक समीकरण ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है 2x माइनस 4y और इक्वल माइनस 24, ये समीकरण 2 दे रखा है। को हल कीजिए, कह रहा है को इनको हल करना है आपको और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, यानी यहाँ पर m के मान ज्ञात करना है जिसके लिए जो है y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3 हो, ऐसे मान हमें फाइंड करने हैं। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो मान निकाल सकते हो, बहुत आसान है, इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 को हम मान लीजिए उठा लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल 11 के। तो 2x इक्वल हो जाएगा आपका 11 माइनस 3y के, तो x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2। अब इस x के मान को समीकरण 1 से हमने लिया तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए 2 में से हम लोग लगाते हैं, यानी x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में जब इसे प्रतिस्थापित करोगे तो समीकरण 2 आपका ये रहा 2x के माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण 2 है। अब इस x के स्थान पर, यहाँ इस x के स्थान पर ये पूरा का पूरा मान हमको रखना है, यानी इतना। तो यहाँ 2 इंटू रख देंगे 11 माइनस 3y अपान के 2, ऐसे माइनस 4y है और यहाँ माइनस 24। इस रूट 2 से, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा चूँकि यहाँ बटे में है, यहाँ गुणे में है। अब यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24।
तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे ऋण के साथ है, समान चिन्ह के साथ, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आपका से माइनस के 7y और यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 11। तो आप देखेंगे से माइनस के 7y, अब ये हो जाएगा आपका 35 माइनस के, तो माइनस के 35 जो हो जाएगा ये, तो आप ऋण से ऋण को हटा सकते हो और यहाँ y बराबर आएगा 35/7, यानी y बराबर 7 पंचे 35, यानी y का जो मान था वो हमने 5 फाइंड कर लिया। अब हमें x के मान को फाइंड करना है, तो x के मान को आप फाइंड कर सकते हो आसानी से। कैसे? किसी भी समीकरण में y का मान रख दो, यानी 2x + 3y अपना 11 है, तो y की जगह मैं 5 रख दूं तो हो जाएगा 2x और 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहीं 15 बराबर 11 के, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर -4 के, तो x बराबर -4/2, तो x का मान आ गया -2 के और y का मान अब क्या है 5। अब चाहो तो आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ जरा देख लो, या x के जगह रखेंगे -2 तो हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 5 × 15, तो 15 में से -4 जाएगा तो धन के 11 बच जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी रख के आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 3.3 के दूसरे प्रश्न को हल कर दिया, यानी हमारा y का मान 5 और x का मान कितना है -2। अब हमें वेरीफाई करना है कि y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। तो आपका जो दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, यानी y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है, ये हमें बताना है m का मान क्या होना चाहिए। यानी हमें दे रखा है कि y बराबर mx प्लस 3 के, तो आप क्या करो, यहाँ x और y के मान रख दो, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर x का मान -2 और y का मान 5 निकाला है, यानी x का मान जो आपने निकाला -2 और y का मान आपने 5 निकाला है। तो यहाँ पर y और x का मान रख देने से हमें m का मान मिल जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, हम y की जगह 5 रखेंगे और यहाँ पर रख देंगे -2, ये हो गया +3, तो ये 5 और ये होगा -2m + के3। अब इसको इधर लाओगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा -2m 5 - 3 के, तो -2m हो जाएगा आपके 2 के, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2, तो m का मान आ जाएगा -1, तो ये आ गया आपका m का मान। तो पहले हमने समीकरण को हल किया और फिर जो x और y के मान मिले थे वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो m के मान आसानी से अपने निकल करके आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं हमसे तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, और हम उसको पहले पढ़ेंगे फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर जो विधि हम लोग पढ़ा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। यानी हम लोग प्रश्नावली 3.3 को हल कर रहे हैं, और जो हल करने की विधि है वो हम लोग प्रतिस्थापन विधि को यूज कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि को सीख रहे हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कुछ समस्याएं दी गई हैं, सबसे पहले हम उनका एक रैखिक समीकरण बनाएंगे और फिर उनको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, पहला क्वेश्चन तीसरा का है, दो संख्याओं का अंदर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं की बात हो रही है, तो मान लिया एक संख्या x है, हम पहले ही मान लेंगे ऐसे, मान लिया एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। हमने मान लिया कि एक संख्या उसमें से x है और दूसरी संख्या क्या है, उसमें से y है। तो आपने देखा कि मान लिया कि एक संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो दोनों संख्याओं को जो अंतर दिया है वो दिया है x - y बराबर, करा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये हमको 26 मिलना चाहिए। तो ये पहला शर्त था, अपने पहले शर्त के अनुसार मैंने एक समीकरण बना दिया। दूसरा शर्त कह रहा है इसी में कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए ये रहा आपका दूसरी शर्त से, तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये x बराबर 3y के हो जाएगा, 3 गुनी है, 3 अधिक की बात नहीं कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर जब इसको इधर लाएंगे तो x - 3y = 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें दोनों समीकरण मिल चुके हैं, अब इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अगर समीकरण 1 से की बात करें, समीकरण 1 से
तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26 के, तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस वाई के। अब इस x के मान को हमने समीकरण 1 से उठाया तो समीकरण 2 में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है अपना x माइनस 3y इक्वल 0 के, तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल 0 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ प्लस माइनस से तो घट जाएगा, माइनस 2y बचेगा, इसको साइड में ले जाएंगे 26 को तो माइनस 26 हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल, तो y का मान हो जाएगा 26/2, तो y का मान आ जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 13। y का मान कितना आ गया आपका 13। तो हमने इस तरह से y के मान फाइंड कर लिए। अब हमें क्या किसका मान फाइंड करना है, x का। तो x का मान फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में इस y का मान रख देना। तो मान लीजिए समीकरण 2 में हम इसका मान रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है अपना x माइनस 3y इक्वल 0 के, तो y का मान 13 मिला, यहाँ रख देंगे 13, तो x माइनस 3 इंटू 30 इक्वल 0 के, ये हो जाएगा आपका 13×3 = 39 बराबर 0 के, उसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर आएगा 39 और y बराबर आया अपनी 13। तो वे दो संख्याएं जो हैं वे दो संख्याएं 13 और 39 हैं। अब हम अपने उत्तर को वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या सही या गलत है। तो उसने कहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 में से 13 घटा दो आप, तो यहाँ 26 बच जाएगा, और पहली एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, देखो 13×3 = 39 3 गुनी, शर्त भी ठीक है, और चाहो तो इस समीकरण में भी रख करके इसके मान को चेक कर सकते हो। तो हमने इसलिए अपने उत्तर को वेरीफाई भी कर लिया। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था ये था दूसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन हमने लगाया, ये तीसरे का जो है पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे में 4-5 क्वेश्चन ऐसे हमें जो समस्याएं दी गई हैं, उन समस्याओं से सबसे पहले क्या बनाना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के जो समस्या दी रखी थी पहला क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने कर लिया। अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का जो दूसरा समस्या है, जिसको हमें दो चर वाले रैखिक युग्म बनाने हैं और फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो समपूरक कोण का योग, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 अंश प्राप्त हो, ऐसे दो कोणों को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। और दूसरी कोण है कोटिपूरक कोण, ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त हो। तो दो समपूरक कोणों की बात कर रहा है, तो मान लिया ये दोनों, जो ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मान लिया दोनों कोण क्रमशः x और y हैं। तो आपको पता है कि दो समपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, तो एक समीकरण हमारा यही बन के तैयार होगा। दूसरी कह रहा है कि एक कोण दूसरी कोण से 18 अंश अधिक है, तो इसका मतलब दोनों में जो अंतर है वो 18 अंश का है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पहले शर्त से हो गया। अब दूसरा शर्त जो है वो कह रहा है कि इन दोनों में जो अंतर है वो 18 अंश का है, ये हो गया समीकरण 2। तो हमने समीकरण 1 और 2 बना लिए। अब हम समीकरण 1 से इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 उठाएंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो आपका x बराबर 180 अंश माइनस वाई के। तो अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। चूंकि 1 उठाए थे तो 2 में, अगर 2 उठाते तो 1 में प्रतिस्थापित करते। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 अपना है x माइनस वाई इक्वल 18 अंश के, यानी 18, ये है अपना समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर 180 माइनस वाई रख देंगे, यानी इस x की जगह यहाँ रख देंगे 180 माइनस वाई, और पहले से ही माइनस वाई है और ये हो गया 18 अंश।
इसको उधर ले जाएंगे और ये देखिए माइनस चिन्ह के साथ समान चिन्ह जुड़ जाएंगे 2i माइनस के, और यहाँ 18 अंश और माइनस 180 अंश के। यहाँ पर माइनस 2i इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पर बच गया आपका 7 में से, तो ए हो गया 162 अंश, यानी माइनस चिन्ह के साथ 162 अंश। इस ऋण से इस ऋण को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 162/2, और y का मान 2 8 16 2 81 अंश, यानी एक कोण उसमें से जो है वो 81 अंश का है। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी आप रख दोगे तो आपका yx का मान मिल जाएगा। तो हम इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 18 180 अंश के, यहाँ पर y की जगह रख देंगे x प्लस 81, तो ये हो जाएगा 180 अंश के, और x बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 81 के। तो अब आप देखो यहाँ से घटा दो तो x का मान जो हो जाएगा, यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ आप देख सकते हो आपका बच गया 17 में से 7 जाएगा 10, यानी 109 अंश। कितना? 109 अंश के। अब 109 अंश और 81 अंश को आप जोड़ोगे तो 180 अंश प्राप्त होगा। 109 यानी नहीं, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, यानी 180 से यदि आप माइनस 81 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा आपका सॉरी, यहाँ 17 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा 9, यानी 99 अंश। यानी ये हो गया कितना? 99 अंश, यानी हमारा घटाना गलत हो गया था, ये हो गया आपका 99 अंश। अब 99 अंश और 81 अंश को जोड़ोगे तो 180 अंश प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था अपना प्रश्नावली 3.3 के दूसरा क्वेश्चन जो हमें समस्या दी गई थी। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं हमसे क्या पूछा हुआ। प्रश्नावली 3.3 के तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आपसे मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप एग्जाम्पल निश्चित तौर से लगाया करें, उससे आपकी समझ और बढ़ेगी। तो हम लोग प्रश्नावली 3.3 के तीसरे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मैं पहले पढ़ के आपको सुनाता हूं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी थी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके क्रिकेट कोच ने बल्ले और गेंद खरीदे हैं। तो मान लिया एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हम लोग पहले निर्धारित करेंगे। तो मान लिया एक बल्ले की कीमत रुपया x और एक गेंद की कीमत रुपया y है। तो हमने एक बल्ले और एक गेंद की कीमत पहले निर्धारित कर ली। अब उसने क्या किया है, उसने खरीदे हैं कितने गेंद? उसने खरीदे हैं 7 बल्ले और 6 गेंद। तो एक बल्ले की कीमत अगर आपका x रुपया है तो ऐसे ही 7 बल्ले की कीमत 7x हो जाएगी, और अगर एक गेंद की कीमत y रुपया है तो ऐसे 6 गेंद की कीमत 6y हो जाएगी। और उसने टोटल दिया है 3800 रुपये। कितने दिए हैं? 3800 रुपये उसने टोटल उसके लिए खर्च किए हैं। तो ये हो गए आपके समीकरण 1। ये शर्त 1। अब शर्त 2 के अनुसार देखेंगे, यहाँ दूसरी शर्त कह रहा है कि बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। यानी 3 बल्ले मतलब 3x रुपया हो गया, 5 गेंदें मतलब 5y रुपया हो गया। उसके लिए उसने 1750 रुपये दुकानदार को दिया। तो ये बन गए आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस तरह के जो समस्याएं होती हैं बहुत कठिनाइयां नहीं होती हैं। अगर आप ध्यान से करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 और 2 दोनों में से किसी एक को आप उठा करके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको ये हल करने के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप हल कर लें। मैं समीकरण बना करके आपको दे देता हूँ। आप क्या करेंगे, इन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। अगर कहीं तकलीफ होगी तो आप निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। तो विद्यार्थियों, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.3 के तीसरे प्रश्न के चौथे प्रश्न पर।
यानी तीसरा का जो कुछ समस्याएं दी गई थी उन्हें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना करके प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। तो उसके चौथे प्रश्न की ओर है, उसको मैं पढ़ता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये पता करना है। और एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये भी पता करना है। तो यहाँ पर दो तरह की भाड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि वो नियत भाड़ा, आप 1 किलोमीटर जाएंगे तब भी वो भाड़ा देना ही पड़ेगा, आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो भी वो भाड़ा देना पड़ेगा। तो एक नियत जो भाड़ा है, तो मान लिया नियत भाड़ा रुपया x है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, और प्रति किलोमीटर जो चलेंगे उसके लिए जो भाड़ा है वह रुपया y है। तो आपको पता है कि x तो देना ही देना है, 100 रुपया तो उसको हर हाल में देना है, प्लस जो है वो चलता कह रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105, सॉरी 10 किलोमीटर दूरी यानी 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपया, और कितना देता है भाड़ा 105 रुपये, समीकरण 1 हो गया। अब ये पहला शर्त था। दूसरी शर्त ये है कि वो कह रहा है कि x तो देना ही देना है। अब वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसने 15 किलोमीटर के लिए आपको 15 y रुपया हो जाएगा, चूंकि 1 किलोमीटर का दाम y रुपया है, तो वह 155 रुपये देता है, यानी हो गया समीकरण 2। हमने समीकरण 1 और 2 बड़ी आसानी से ऐसे बना लिया। अब हम एक को उठाएंगे, यानी x प्लस 10y बराबर 105 के, समीकरण 1 उठा रहा हूँ, तो x बराबर हो जाएगा आपका 105 माइनस 10y के। अब इस x के मान को, चूंकि समीकरण 1 हम उठाए थे इसलिए इस x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो अब जब इसको प्रतिस्थापित करोगे तो आप देखेंगे कि आपका समीकरण 2 है x प्लस आपका 15y बराबर 155 के, ये है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x के स्थान पर इतना लिखना है इसके जगह पर, तो यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 10y, और पहले से ही पहले 15y पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 155 के। इसको साइड में ले जाएंगे और 15y में से ये 10y घट जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो प्लस का बचेगा 5y, और ये हो जाएगा 155 माइनस 105, तो यहाँ 5y बराबर हो जाएगा आपका 5 में से 5 गया 0, यहाँ बच गया 5 यानी 50, सॉरी 155 से यदि 105 निकालेंगे तो बचेगा 50, तो y का मान हो गया 50/5, यानी y बराबर हो गया 5 दहिया 50, 10 रुपये, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चलिए एक में रख देते हैं, तो x प्लस 10y बराबर 105 के है। तो यहाँ पर आप x के जगह पर रखोगे 10, तो ये 10 25 10 दहिया की जगह 100, यानी ये 100 हो जाएगा बराबर 105 के। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, तो x बराबर हो गया आपका 5 रुपये, यानी ये x बराबर 5, यानी नियत जो भाड़ा है, नियत भाड़ा वह है रुपया 5 के, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो आ रहा है आपका कितना, कुल मिला के 10 रुपये, रुपया 10 आ रहा है। इस तरह से हमने इसके आंसर को फाइंड कर लिया, यानी नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर जितना चलेंगे वो कितना होगा, भाड़ा 10 रुपया होगा। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति है उसे 25 किलोमीटर चलना है, तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर चलने में लगा भाड़ा, तो क्या होगा, 5 रुपया तो देगा ही देगा, प्लस 25 गुणे 10 रुपया प्रति किलोमीटर देगा, तो ये 5 और ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 255, यानी 200 रुपया 255 रुपया उस व्यक्ति को भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के चौथे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद मैं केवल आपको समीकरण बना के दूंगा जिसे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे,
क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि इतने सारे क्वेश्चन के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। तो जो अगला प्रश्न है उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। यह किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि हर और अंश दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो और 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता अंश और एक होता हर। तो एक चर को हम अंश मानेंगे और दूसरे चर को y। तो मान लिया ये तीसरे का आपका 5वां क्वेश्चन है। मान लिया जो भिन्न है, भिन्न का अंश x और हर जो है y है। तो भिन्न हमारा जो होगा वो भिन्न हो जाएगा आपका x/y। क्या हो जाएगा भिन्न? वो x/y हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तो भिन्न का जो मान है वो 9/11 के हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये यहाँ इसका यहाँ गुणा करा दो, ये आएगा तो हो जाएगा 11x और ये हो गया 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9y और ये 9 दूनी 18। तो यहाँ लाओगे तो 11x - 9y और ये हो जाएगा 18 - 22 के। तो ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर आपका 18 4 22 यानी -4। ये समीकरण 1 बन गया आपका, यानी अंश और हर दोनों में 1-2 जोड़ने थे। तो इस तरह से भिन्न का मान 9/11 हो जा रहा था। अब कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो जो भिन्न है अपना यानी x/y, इसमें अंश और हर में 3 जोड़ दें। अगर 3 जोड़ते हैं तो जो भिन्न का मान है वो 5/6 के हो जाता है। तो ये यहाँ गुणा करेगा, ये यहाँ, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 5y और ये 5 तिहाई 15। तो चर को एक तरफ करिए, 6x यहाँ प्लस है तो -5y और हो गया 15 - 18। तो ये हो गया आपका 6x - 5y = -3। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो मैंने दोनों समीकरण बना दिए हैं। आप अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा। अब मैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा का जो छठा क्वेश्चन है, उसके लिए भी मैं समीकरण बना के आपको दे देता हूं ताकि आप प्रतिस्थापन विधि से उसे सॉल्व कर सकें और समीकरण बनाने की जो कला है वो भी सीख सकें। यहाँ पर जो तीसरे का छठा क्वेश्चन है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की y वर्ष है। वर्तमान आयु हमने आज से मान लिया। तो कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी कब? यानी 5 वर्ष बाद। यानी अब हम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु देखेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो इस समय अगर x साल का है तो 5 साल बाद x + 5 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु देखेंगे तो अगर इस समय वो y वर्ष का है तो 5 साल में इतना हो जाएगा। अब ये रहे पिता और ये रहे पुत्र। अब कितनी गुनी हो जाएगी भाई? कह रहा है कि 3 गुनी। इसका मतलब 3 गुना ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो 3 का गुणा हम इस साइड में अगर कर दें तो यहाँ इक्वेशन का चिन्ह ले सकते हैं, बराबर का चिन्ह ले सकते हैं। ये हो जाएगा x + 5 और ये हो जाएगा 3y और ये होगा 5 तिहाई 15। चर को एक तरफ लाएंगे तो x - 3y और जाएगा 15 - 5 के। तो x - 3y ये हो जाएगा 10 के। ये हो गया समीकरण आपका 1। आप देख सकते हैं ये समीकरण हो गया आपका 1। अब आपको क्या करना है? दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनाना है। कह रहा है कि जो है 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले जाएंगे तो यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो अगर इस समय वर्तमान समय में वो x साल का है तो 5 साल बाद पहले वो 5 साल का छोटा रहा होगा। ऐसे ही 5 साल वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की बात करेंगे। इस समय y का है तो भी 5 साल छोटा रहा होगा। ये रहे पिताजी और ये रहे पुत्र जी। अब क्या है? 7 गुनी। कौन? ये 7 गुनी। मतलब 7 गुनी ये है तो हमको इक्वेशन का चिन्ह लेना है बराबर का। तो यहाँ 7 का गुणा कराएंगे तो दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको एक समीकरण मिल जाएगा 7y और 7 5 35। यहाँ से चर को एक तरफ करो तो x यहाँ प्लस है तो -7y और ये हो जाएगा माइनस के 35 प्लस 5 के, तो ये हो जाएगा x -7y बराबर कितना -30 के। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर दोगे तो दोनों की आयु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.4 की ओर चलेंगे और विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुणों को हल करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बीजगणित विधि से सीखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला नहीं अपना चैप्टर 3 को सॉल्व कर लेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।